सो वेलकम बैक एवरीवन एंड आई होप कि सब लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है पीडीएफ नोट्स राइट। हाँ जी, तो लेट्स बिगिन नाउ। सो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स में आ जा रहे हैं। बेसिक्स के इस लेक्चर को अगर आप लोग देख रहे हो तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आप लोगों ने या तो यू नो कि यू नीड दिस लेक्चर, या तो फिर आप लोगों ने वो टॉप 5 क्वेश्चंस किए हैं और टॉप 5 क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपको कुछ ना कहीं आप लोग अटके हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हो। सो बिलीव मी दोस्तों, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको सारे के सारे एकदम क्रिस्प फॉर्म में जो सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। चलिए सर, सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने जर्नलिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज जर्नलिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अकाउंटिंग में हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उनके यूजर्स तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन बहुत सारे अलग अलग है। अब इन इंफॉर्मेशन को सबसे पहले मैं जर्नलाइज करूंगा, यानी आई विल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ, इसे मुझे रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं उसे क्लासिफाई करूंगा इन द फॉर्म ऑफ लेजर पोस्टिंग, और फिर वहां से हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जर्नलिंग इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस जहां पे मैं बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेसिक रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसके लिए मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है एक सोर्स डॉक्यूमेंट का, विच इज नथिंग बट अ सबूत। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं आगे तभी पढ़ूंगा जब मेरे सामने कोई सबूत हो। ठीक है, अब ये सबूत अलग अलग फॉर्म में होंगे, मे बी एक बिल, एक इनवॉइस वाउचर, एक एग्रीमेंट, एक मेमो, एक तरह का कुछ नहीं तो कम से कम एक वाउचर में ऑथेंटिकेशन बाय एन अथॉरिटी। तो ऐसे कोई भी एक मेरे पास सबूत होना चाहिए। उस सबूत को देखते हुए मैं यहां पे इसका जर्नल एंट्री फॉर्म पास करूंगा। कैसे पास करूंगा, वैसे तो अलग अलग तरह के होते हैं। देखो, या तो आई विल बी मेंटेनिंग अ सिंगल जर्नल बुक, एक ही बुक रहेगा रिकॉर्ड रखने के लिए, या आई कैन मेंटेन मल्टीपल सब्सिडरी बुक्स। तो सबसे पहली बात जो बहुत सारे बच्चों के मन में गलत फहमी होता है कि सब्सिडरी बुक तो लेजर होता है। सर नो, सब्सिडरी बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल। सर कैश बुक तो लेजर होता है ना। Okay, cash book is first of all journal, and secondly it also plays the role of ledger. Only for cash book, सब में नहीं। सर तो परचेज बुक भी लेजर होता होगा? नो, परचेज बुक इज ओनली एंड ओनली जर्नल। सर सेल्स बुक ओनली जर्नल। प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल सब्सिडरी बुक्स आर प्राइमरीली जर्नल, ये रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, लेजर पोस्टिंग अलग से मुझे करना पड़ता है एक्सेप्ट इन कैश बुक। कैश बुक में मुझे लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाकी सब में मुझे बिल्कुल लेजर बनाना पड़ता है। परचेज बुक बनाने के बाद भी परचेज अकाउंट बनाना पड़ता है, सेल्स बुक बनाने के बाद भी सेल्स अकाउंट बनाना पड़ता है। यहां तक कि कैश बुक में भी जो नॉमिनल अकाउंट्स है, यानी डिस्काउंट अलाउड का कॉलम और डिस्काउंट रिसीव का कॉलम, इनके लिए भी मुझे लेजर में अकाउंट बनाना पड़ता है। आएंगे जब उसके लेक्चर में तब उसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये समझ लिया कि जर्नल क्या है ना। अब जर्नल में हमारे पास दो अलग अलग रास्ते होते हैं, एक तो होता है सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री, बट वी अडॉप्ट द डबल एंट्री प्रोसेस। सिंगल एंट्री प्रोसेस इज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट। अब वो मैं अलग से कवर करूंगा सिंगल एंट्री में, फिलहाल मैं डबल एंट्री पे फोकस कर रहा हूं। सो ये हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसके लिए हर ट्रांजैक्शन में हम दो अकाउंट्स ढूंढ के निकालते हैं। कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ तो हम उसके दो इफेक्ट ढूंढ के निकालते हैं, और उसके हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो वी ब्रीथ इन, वी ब्रीथ आउट, ऐसा ही हर ट्रांजैक्शन में होगा। देयर विल बी अ ब्रीथ इन एस्पेक्ट, देयर विल बी अ ब्रीथ आउट एस्पेक्ट, यानी कुछ पाया कुछ खोया, है ना। तो हमें ये दोनों एस्पेक्ट्स को ढूंढ के निकालना है और उन्हें रिकॉग्नाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ सम अकाउंट। ठीक है, ओके। नाउ एक में डेबिट करेंगे, एक में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैश मेरे पास आया किसी कस्टमर की तरफ से। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूं, मेरा असेट बढ़ रहा है, और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं। सॉरी, यहां पे मैंने गलती से लाइबिलिटी लिख दिया, ये असेट होगा। यहां पर मैंने किसी ना किसी कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करके वो असेट को कम किया। अब इसमें भी हम लोग थोड़ी देर में आते हैं अभी। ठीक है, सो ये एक बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को फॉलो करता है, और इसी की मदद से मैं एक्यूरेसी को चेक करने के लिए मुझे हेल्प होता है। ये किसकी वजह से, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं डबल एंट्री सिस्टम की। सो डबल एंट्री सिस्टम की वजह से एक तरह का एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना पॉसिबल होता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस में एक्यूरेसी नंबर 1, नंबर 2 डिटेल रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं, और नंबर 3 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने में हमें हेल्प होता है ना। अब ये और एक चीज होता है, और वो ये होता है कि इसकी वजह से बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं सर, वो भी पूरे हो जाते हैं। ठीक है, यस।
द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये और अकाउंटिंग इक्वेशन, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे अकाउंट्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, मे बी नेचुरल, मे बी आर्टिफिशियल, मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मे बी अ स्पेशल पर्सन, एज द केस में बी। पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स में एक जगह पे गाड़ी अटकती है जनरली स्पीकिंग, और वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर एक बार याद रखना, अगर आपको आउटस्टैंडिंग वर्ड दिखा, रिसीवेबल वर्ड दिखा, पेबल वर्ड दिखा, ऐसे शब्द दिखे, तो सर आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, पेबल इज ऑलवेज फ्रॉम और टू अ पर्सन। तो ये सारे अकाउंट्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट को मत देखना, सरनेम भी देखो, रिसीवेबल, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द अकाउंट ऑफ दैट कंपनी और बैंक और एज द केस में भी, जहां से भी वो इंटरेस्ट मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से बैंक अकाउंट, अच्छा ये तो रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी, बैंक अकाउंट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, share application account, this is also a representative personal account. It represents the accounts of all the applicants जिन्होंने shares के लिए अभी अप्लाई करके रखा हुआ है, right? Capital account, representative personal account, it represents the account of the owner. समझ में आ रहा है? Yes. तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब इसमें रूल दो तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस वाला, एक फ्यूचर टेंस वाला। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? प्रेजेंट टेंस वाला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने अभी रिसीव किया उसको डेबिट कर दो, किसी ने पे किया उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। फ्यूचर टेंस वाला, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेबल। अगर किसी व्यक्ति से पैसे रिसीवेबल है उसको डेबिट कर दो, और अगर किसी व्यक्ति को पैसे पेबल है उसे क्रेडिट कर दो। मैं ध्यान रखना, बार 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 कह रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। अगर मेरा अकाउंट किसी पर्सन का अकाउंट है तो उसके अकाउंट में मैं डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं, ऐसे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। उस पर्सन के बारे में आपको सोचना है, इज ए रिसीवर, डेबिट, इज ए पेयर, क्रेडिट, गिवर है तो क्रेडिट। अगर उस पर्सन से पैसे लेने हैं, डेबिट, अगर उस पर्सन को पैसे देने हैं, क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरह से रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब असेट्स के अकाउंट, ऑल असेट्स, है ना। अब असेट आया तो डेबिट कर दो, असेट गया तो क्रेडिट कर दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। उसी तरह से नॉमिनल अकाउंट की बात करो तो सर जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, या एनीथिंग दैट रिड्यूसेस प्रॉफिट, उसे मैं डेबिट करूंगा। और वहीं पे अगर कोई इनकम है, गेन है, या एनीथिंग दैट इंक्रीजेस प्रॉफिट, उसे मैं क्रेडिट करूंगा। ये रूल हो गया नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। वहीं पे अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच लगाऊं, या इसे मॉडर्न अप्रोच भी हम कहते हैं, तो देखो यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दिस इज माय अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं कैसा कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे कर रहा हूं मैं इसमें, मैं थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूं। मैं एसेट्स को ए लिखता हूं, चलेगा ना। अब कैपिटल को मैं सी लिखता हूं, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट इट, कहना ऐसे कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा हम बिजनेस में प्रॉफिट भी कमाएंगे, है ना। प्रॉफिट कमाने के लिए तो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जो मैंने प्रॉफिट कमाया ये किसके पास जाएगा? ओनर के पास ही जाएगा ना। हाँ, तो अगर ये ओनर के पास जा रहा है तो कैपिटल में ही मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं, चलेगा ना। हाँ, उसके आगे का मैं एज इट इज प्लस लायबिलिटी लिख देता हूं। क्या चेंज किया मैंने? कैपिटल के आगे मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, देखो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस, है ना। तो मैं काम करूं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, इनकम माइनस एक्सपेंस, चलेगा। प्रॉफिट लिखने की जगह ऐसा लिख दिया मैंने, हाँ जी, प्लस लायबिलिटी, चलेगा, यस। अब अगर मैं यहां देखूं तो सर ये वाला जो है ना ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो एक काम करते हैं इसको ना लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, थोड़ा सा मैथ्स आ रहा है अभी, है ना। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो जाएगा ना, असेट प्लस एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ होगा, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। जरा ध्यान से देखना, एक्सपेंस को ही उधर ढकेला, बाकी सब वहीं रह गए, बस एक्सपेंस को उधर ढकेला तो उसका साइन चेंज हो गया, यानी क्या हो गया, एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। सो सर इक्वल टू के इस साइड में ये दोनों हैं और इस साइड में ये तीनों हैं, इसी को मैंने यहां पे लिखा, देखो एसेट प्लस एक्सपेंस, यहां लिखा कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। अब इनका नेचर सिमिलर है तो इंडिविजुअली एक एक रूल याद करने की जगह स्मार्टली याद करो। कैसे? देखो एसेट और एक्सपेंसेस का सेम तरह का नेचर है, ये डेबिट फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये डेबिट खानदान को बिलोंग करते हैं। सर डेबिट खानदान को बिलोंग करते हैं मतलब डेबिट करने से इनका बैलेंस
बढ़ता है, शान बढ़ता है। डेबिट खानदान का डेबिट से शान बढ़ता है, यानी डेबिट करने से इनका बैलेंस बढ़ता है, और वहीं पे क्रेडिट करने से इनका बैलेंस कम हो जाता है। समझे बात को? वहीं अगर मैं कैपिटल इनकम ऑन लायबिलिटी की बात करता हूं तो ये क्रेडिट खानदान को बिलोंग करते हैं सर, ये क्रेडिट खानदान के हैं। तो इनका शान कैसे बढ़ेगा? क्रेडिट होने से। क्रेडिट खानदान का है ना, तो सर क्रेडिट करने से इनका बैलेंस बढ़ेगा और डेबिट करने से कम होगा। कुछ समझ में आ रहा है? ध्यान में रहेगा अभी? तो ये हो गए हमारे जर्नल का सबसे इंपॉर्टेंट वाला एरिया, एंड दैट इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ गया। ठीक है, बेसिक्स वाले पार्ट को मैं एक साथ एक शॉट में खत्म करने की जगह पार्ट पार्ट में ले जा रहा हूं। तो सबसे पहला पार्ट को मैं यहां पे रोक रहा हूं, इस पार्ट को अच्छी तरह से दिमाग में डाल लो। अगर सब समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा, ऐसा लग रहा है थोड़ा और डिटेल में जाना है, तो एक बार मॉड्यूल खोल के पेजेस पलटा लो, लेकिन ज्यादा वक्त मत देना, इसमें ज्यादा टाइम ये डिजर्व नहीं करता। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं विद लेजर।